हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 6 जुलाई वाली डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। वैसे आपको पता होगा प्रीलिम्स के लिए अब अप्रोक्स 3 मंथ्स ही बचे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं आप लोगों को रिवाइज 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 इस पर फोकस करना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी कहीं ना कहीं जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले हैं उसमें आपने मेंस की तैयारी वैसे तो आप कर ही रहे होंगे, बट अब थोड़ा थोड़ा टाइम आप प्रीलिम्स के लिए डेडिकेट करना शुरू कर दें। और अगर आपने अच्छे खासे एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो अप्रोक्स 15 क्वेश्चन पर डे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वैसे तो इनसाइट्स जो आपका वेबसाइट है वो पर डे 15 क्वेश्चन सीरीज का फॉर्मेट प्रदान करता है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हो। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टेस्ट देने के बाद आपको आउटकम के रूप में मिलेगा, यानी कि जो सॉल्यूशन प्रदान करे जाएंगे उसके शॉर्ट नोट्स, सो दैट रिवाइज करने में आपको आसानी हो, उसे आप बनाकर अपने A4 शीट में रख सकते हो। और आपके नोट्स कुछ ऐसे होने चाहिए कि अप्रोक्स अगर A4 शीट है तो उसमें आपका 15 क्वेश्चन एट मैक्स 1/4 पेज में आ जाना चाहिए, सो दैट आपका जो टेस्ट 1 हो, टेस्ट 2 हो, टेस्ट 3, टेस्ट 4 वो सब आपका एक ही पेज में आ जाए। ऐसे में क्या होगा कि आपको रिवीजन करते वक्त वेरियस बुक्स या फिर आपको सोर्सेस की ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, ये सब एक साथ आपके A4 शीट पे मौजूद होंगे। एंड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जब आपका नजदीक आएगा तो आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो और रिवीजन पैटर्न भी आप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने टेस्ट दिया और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर निकलते हैं तो वहां आपने नोट कर लिया और उसे फिर आप अगले दिन रिवाइज कर लो, उसके बाद 7 दिन, उसके बाद 14 डेज, उसके बाद 1 मंथ का पैटर्न आप अपना सकते हो, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपको एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जब काफी ज्यादा नजदीक हो जाएंगे तो रिवाइज करने में कठिनाई नहीं आएगी, बिकॉज हमारा माइंड आपको ही पता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद चीजें फॉरगेट करने लगता है जब तक उसे रिकॉल ना करवाया जाए। और जहां तक आपको ही पता है कि प्रीलिम्स में हो या फिर मेंस में हो, जब तक आपके पास पॉइंटर्स नहीं होंगे, जब तक आपको रिकॉल नहीं होगी कंसेप्ट, तो आप आंसर करने में परेशानी या फिर टाइम काफी ज्यादा लग सकता है ना। तो टाइम कम करने के लिए एक अच्छा टूल है आपके पास रिवीजन। तो रिवीजन पे आप फोकस करें और अगर ज्यादा से ज्यादा टेस्ट आपने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए तो अब आपका फोकस रिवीजन प्लस मेंस के जो नोट्स होंगे आपके उसके लिए कर सकते हो। सो होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी एंड लेट्स मूव टू द टॉपिक। द फर्स्ट वन इज निपुण भारत प्रोग्राम जो अभी लॉन्च की गई है। क्या है निपुण भारत प्रोग्राम, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। इट स्टैंड्स फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो ऐसे प्रोग्राम्स को लॉन्च करने से पहले आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव जानना चाहिए कि आखिर गवर्नमेंट इन सब प्रोग्राम को लाती ही क्यों है। आपने वेरियस न्यूज में सुना होगा कि जो आपके चिल्ड्रन है या फिर स्कूल चिल्ड्रंस जो क्लास में पढ़ते हैं, जब उनसे बुक पढ़वाया जाता है या फिर कोई क्वेश्चंस सॉल्व करवाए जाते हैं, चाहे वो मैथ का सब्जेक्ट हो या फिर रीडिंग करवाई जाती है, राइटिंग करवाई जाती है, तो वो नहीं कर पाते हैं। यानी कि जिस क्लास में उनको उस सब्जेक्ट के कंसेप्ट आने चाहिए वो नहीं आते। तो ये दिक्कतें कहीं ना कहीं बच्चों में आती है और ये काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट भी हुई है मीडिया में, आपने सुना भी होगा। दैट्स वाई गवर्नमेंट प्रयास में है कि कम से कम जो भी बच्चे जिस भी क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास के सब्जेक्ट, उस क्लास के कंसेप्ट और राइटिंग एंड रीडिंग हैबिट वेल डेवलप्ड करवाया जा सके। अदरवाइज आप भी सोचो कि आगे आने वाले समय में उनके लिए कितनी कठिनाई हो सकती है। इसलिए ये कंसेप्ट लाया गया। तो हमेशा याद रखना है आपको, जब भी कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम या स्कीम लाती है तो इसके पीछे ब्रोडर ऑब्जेक्टिव होता है। और अगर आप ब्रोडर ऑब्जेक्टिव को समझ जाओगे तो स्कीम्स के बारे में आप खुद से लिख सकते हो कि उस स्कीम में क्या हो सकते हैं, क्या गवर्नमेंट प्रयास कर रही होगी इसके तहत, और आगे आप सजेशन भी बना सकते हो। तो यही तो होता है मेंस आंसर राइटिंग में, आंसर्स जनरेट करना एट द पॉइंट। तो ये जो मिशन है दैट इज योर निपुण भारत प्रोग्राम, इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही है टू अचीव यूनिवर्सल एक्विजिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसी को शॉर्ट कोड में FLN कहा गया है। और ऐसा क्यों? बिकॉज बाय 2026 to 27 एवरी चाइल्ड अचीव द डिजायर्ड लर्निंग कॉम्पिटेंसीज इन रीडिंग, राइटिंग एंड न्यूमरेसी
एट द एंड ऑफ ग्रेड 3 एंड नॉट लेटर देन ग्रेड 5। तो आप ऑब्जेक्टिव सिंपली समझ गए होंगे, यूनिवर्सल एक्विजिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात करी गई है। और इसके तहत होगा क्या कि जो बाय 26-27 आते आते यानी कि 2026 से 27 तक हर एक बच्चे अचीव करें डिजायर्ड लर्निंग कॉम्पिटेंसीज को इन द रीडिंग, राइटिंग एंड न्यूमरेसी। एंड ये जो नेशनल मिशन है, इट लेज डाउन प्रायोरिटीज एंड एक्शनेबल एजेंडाज फॉर द स्टेट या यूटी टू अचीव द गोल ऑफ प्रोफिशिएंसी इन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। यानी कि स्टेट्स एंड यूटीज के लिए बेसिकली जो प्रायोरिटीज है, क्या एक्शन लिए जाने हैं इस फील्ड में, वो सब आपका ये मिशन बताता है। साथ ही साथ अटेनिंग द FLN यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फॉर ऑल चिल्ड्रन, इसको फोकस किया भी गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, जो आपका रिसेंटली लाई गई थी। एंड इस मिशन को लॉन्च किया गया है अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा अभियान आपने सुना होगा। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करें, देखो दो प्रकार के स्कीम गवर्नमेंट चलाती है। एक तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जहां पर आपका सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर स्कीम को लॉन्च करती है। फंड का कंट्रीब्यूशन बोथ स्टेट एंड सेंटर की तरफ से आता है। और दूसरा होता है आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जहां पर एक्सक्लूसिव फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। ये स्कीम जो है यानी कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम होती है। एंड ये जो निपुण प्रोग्राम है, ये फोकस करेगा प्रोवाइडिंग एक्सेस एंड रिटेनिंग चिल्ड्रन इन फाउंडेशनल ईयर ऑफ स्कूलिंग, यानी कि जो बच्चों के फाउंडेशनल ईयर्स होते हैं जिसमें वो स्कूलिंग करते हैं, उन बच्चों को रिटेन करके रखना है स्कूलिंग में। अदरवाइज होते क्या है कि वो लोग ग्रोस इनरोलमेंट तो करवा लेते हैं बट बाद में वो एग्जिट कर जाते हैं स्कूल से, जिसके कारण उनकी शिक्षा प्रभावित होती है। साथ ही साथ अदर फोकस एरिया क्या है आपका, कैपेसिटी बिल्डिंग, किसका, टीचर का। एंड डेवलपमेंट ऑफ हाई क्वालिटी एंड डाइवर्सिफाइड स्टूडेंट एंड टीचर रिसोर्सेज या लर्निंग मटेरियल्स। तो एक ये भी कंपोनेंट है कि जो क्वालिटी रिसोर्सेज या लर्निंग मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाए बोथ फॉर द टीचर एज वेल एज ए स्टूडेंट। एंड ट्रैकिंग द प्रोग्रेस ऑफ ईच चाइल्ड, है ना, तो हर एक बच्चे के प्रोग्रेस को ट्रैक भी किया जाएगा कि जो ऑब्जेक्टिव से ये स्कीम लाई गई है, क्या वो बच्चे इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, लर्निंग आउटकम्स में कुछ इंप्रूवमेंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो इनको भी कहीं ना कहीं ट्रैक किया जाएगा। और अगर हम बात करें लर्निंग आउटकम्स की, तो लर्निंग आउटकम्स को 3 डेवलपमेंटल गोल्स के अंतर्गत डिवाइड किया गया है। गोल 1 जिसमें आपका हेल्थ एंड वेलबींग पर फोकस किया जाएगा। गोल 2 जिसमें इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स के रूप में बच्चों को तैयार किया जाएगा। एंड गोल 3 जिसमें आपका इन्वॉल्व्ड लर्नर्स के रूप में तैयार किया जाएगा। एंड इस स्कीम के तहत 5 टायर इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म सेटअप किए जाएंगे, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्कूल लेवल, है ना, बिकॉज ये स्कूल का कंसेप्ट है। तो कहीं ना कहीं इसको मोर एंड मोर टायर अगर क्रिएट किया जाता है, टायर मतलब क्या, देयर विल बी एट नेशनल लेवल मॉनिटरिंग, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, स्कूल लेवल, सो दैट हर डिस्ट्रिक्ट के हर स्कूल में ये आपका जो प्रोग्राम है अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके। इसी को आप कह सकते हो कि अगर लेट से किसी नेशनल लेवल पर होता है तो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत होती है। और चूंकि ये ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट की बात है, तो जाहिर सी बात है जितना ग्राउंड लेवल पर गवर्नमेंट उतरेगी उतना अच्छे से कहीं ना कहीं जो प्रोग्राम है वो सफल हो सकते हैं। एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है, वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी एट द नेशनल लेवल। याद रखना है, नीति आयोग नहीं होगी। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है, वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी एट द नेशनल लेवल। एंड अगर हम बात करें फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की, तो इसका मतलब ही क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें इसके बारे में, तो एक बात ये आपने जरूर सुना होगा कि अगर किसी व्यक्ति के पास लैंग्वेज का पहले से कुछ ज्ञान होता है तो आराम से जो उसकी लिटरेसी स्किल्स है उसको डेवलप करी जा सकती है ना। और खासकर अगर लिटरेसी उसको उन्हीं के लोकल लैंग्वेज में दिया जाता है तो और भी अच्छी बात है, अच्छे से बहुत ही जल्द तरीके से वो लिटरेसी हासिल कर सकते हैं, एजुकेशन के कंसेप्ट समझ सकते हैं। तो ये जो आपके की कंपोनेंट्स हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड लैंग्वेज के, वो आप देख सकते हैं ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि उनको बोलना सिखाया जाए। साथ ही साथ जो रिटेन वर्ड्स लिखे रहते हैं
बुक में या फिर कहीं पोस्टर्स में, है ना, उन सबको डिसाइफर करने के लिए सिखाया जाए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल किताबें बच्चे पढ़ते हैं, अब बच्चे किताबें पढ़ते हैं लेकिन अगर उनको अगर किताब पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो कहीं ना कहीं उसको रिटन वर्ड्स डिसाइफर करने में दिक्कत आ रही है, दैट्स व्हाई ये प्रॉब्लम आ रही है। तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड लैंग्वेज को प्रमोट करने का क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि एक तो आपका रिटन वर्ड्स को डिसाइफर करना सिखाए, ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट करवाया जाए, रीडिंग फ्लुएंसी, यानी कि एक तो ये है कि भाई साहब 1 मिनट में कोई एक वर्ड पढ़ रहा है तो ये तो भाई एफिशिएंसी नहीं हुई, है ना, फ्लुएंसी नहीं हुई। अगर कोई व्यक्ति 1 मिनट में 30 शब्द 25 शब्द पढ़ रहा है तो ये कह सकते हो फ्लुएंसी है, धीरे धीरे फ्लुएंसी को और इम्प्रूव किया जा सकता है। एज वेल एज रीडिंग कम्प्रीहेंशन एज वेल एज राइटिंग, तो ये सब कंपोनेंट फाउंडेशनल लैंग्वेज एंड लिटरेसी में आ जाते हैं, है ना। तो ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, डिसाइफरिंग रिटन वर्ड्स, रीडिंग फ्लुएंसी, रीडिंग कम्प्रीहेंशन एंड राइटिंग एज वेल। एंड अगर हम बात करें फाउंडेशनल न्यूमरेसी की, तो फाउंडेशनल न्यूमरेसी नाम से ही पता चल रहा है, न्यूमरेसी मतलब क्या, रिलेटेड टू कैलकुलेशन, है ना। तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि कोई भी बच्चों की क्षमता विकसित की जाए सो दैट वो रीजनिंग कर सके, यानी कि सोच सके। रीजनिंग मतलब क्या होता है, क्वेश्चनिंग करना, सोचना, है ना। साथ ही साथ जो भी वो सोचेंगे वो इस तरीके से थिंकिंग कैपेबिलिटी उनकी बढ़ाई जाए कि वो सिंपल न्यूमेरिकल कंसेप्ट जो होते हैं मैथ्स से रिलेटेड वो डेली लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगा सके। फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन, है ना, और मेजर एस्पेक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ अर्ली मैथमेटिक्स आर प्री नंबर कंसेप्ट, है ना। जैसे आप दुकानदारों को देख लेते हो किस प्रकार से वो कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो यही तो हुआ आपका फाउंडेशनल न्यूमरेसी कि वो डेली लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड जो आपका होते हैं उसको सॉल्व किया जा सकता है। नंबर्स एंड ऑपरेशंस ऑन नंबर, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, मेजरमेंट एंड डाटा एंट्री, तो ये सब होते हैं, है ना। फाउंडेशनल मतलब क्या कि इसके बिना आगे कोई काम नहीं होने वाली, ये होता है फाउंडेशनल। दैट्स व्हाई फाउंडेशनल न्यूमरेसी, यानी कि उतनी ज्यादा नहीं तो कम से उतना मिनिमम ज्ञान तो हो न्यूमरेसी का जिससे वो डेली लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग का इस्तेमाल कर सके, अप्लाई कर सके इन कंसेप्ट को। तो ये हमने डिटेल से डिस्कस किया। और प्रीलिम्स के लिए इस स्कीम के बारे में बस बेसिक के बारे में पता होना चाहिए कि निपुण भारत प्रोग्राम है क्या और इसके ऑब्जेक्टिव, और याद रखना है कि नोडल एजेंसी, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, और 5 टायर इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म होगा, ये भी आपको याद रखने हैं। और ये याद रखना है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये भी याद रखनी है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। गवर्नमेंट में इश्यू गाइडलाइंस फॉर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स बाय अक्टूबर। अब ये फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है इसे हम देखेंगे और लेट्स मूव, और ये भी देखेंगे कि गवर्नमेंट का क्या गाइडलाइंस आ सकता है। और क्योंकि अभी गाइडलाइंस आई नहीं है तो गाइडलाइंस तो बाद में आएंगी, बट हमें फ्लेक्स फ्यूल के बेसिक के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि एक कहीं ना कहीं इमर्जिंग टॉपिक है। तो आपके जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ले लो या फिर यूँ कह सकते हो कि गवर्नमेंट स्टेप्स टुवार्ड्स रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, इन सब के टॉपिक में आ सकता है, आपका कवर हो सकता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें फ्लेक्स फ्यूल के बारे में, यानी कि फ्लेक्स फ्यूल आपका मॉडिफाइड वर्जन ऑफ व्हीकल्स होते हैं जो रन कर सकते हैं गैसोलीन एज वेल एज ब्लेंडेड पेट्रोल के ऊपर विथ डिफरेंट लेवल्स ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग, है ना। तो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स वो व्हीकल्स आ गई जो आपके नॉर्मल जो पेट्रोल डीजल से चलते हैं वो तो चलते ही चलते हैं, साथ ही साथ वो ब्लेंडेड पेट्रोल से भी चल सके। ब्लेंडिंग मतलब क्या होता है कि हमने पेट्रोल में कुछ ब्लेंडिंग कर दी, यानी कि मिक्स कर दिया, फॉर एग्जांपल इथेनॉल का मिक्सिंग कर दिया तो वो आपका ब्लेंडिंग हो गई, है ना। तो याद रखना है, तो ऐसे इंजन बनाए तो जाए तभी तो आपका ये ऑपरेट होगा। तो यही हो गया आपका फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स, यानी कि ये वर्क कर सकती है बोथ ऑन गैसोलीन एज वेल एज ब्लेंडेड पेट्रोल, और लेवल ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग वो डिफरेंट हो सकता है। और ये कंसेप्ट जो है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल वाला अभी फिलहाल यूज हो रहे हैं ब्राजील में भी, एंड कहीं ना कहीं पीपल को एक प्रकार से ऑप्शन मिल जाता है कि वो दोनों यूज कर सकते हैं इन द सेम व्हीकल, यानी गैसोलीन, यानी कि चाहे तो वो पेट्रोल डीजल यूज कर सकते हैं उसी व्हीकल में, या फिर इथेनॉल एज ए फ्यूल भी यूज कर सकते हैं सेम व्हीकल में। और ये जो आपका फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स का इस्तेमाल है उसको इतना बढ़ावा या इस पर फोकस क्यों किया जा रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं जो अभी मांग चल रही है कि बायोफ्यूल्स को प्रमोट किया जाए फॉर रनिंग द व्हीकल्स, तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स उसको कंप्लीमेंट करेगा। एंड अर्लियर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज had issued a draft notification for mass emission standards
फॉर E2 या E12 मतलब क्या हुआ कि जो आपका इथेनॉल है उसका 12% ब्लेंडिंग की जाएगी गैसोलीन में। गैसोलीन आपके पेट्रोल डीजल होते हैं बेसिकली। और E15 फ्यूल्स का मतलब क्या हुआ कि आपका 15% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन द गैसोलीन। तो ये आपका हो जाता है E15, E12, E20 ऐसे चलते रहते हैं ना। ये हो गया डिफरेंट ब्लेंडिंग परसेंटेज। एंड कहीं ना कहीं ये ब्लेंडिंग इस वे में की जाती है सो दैट जो आपके ऑटोमोबाइल्स में ये फ्यूल यूज हो सके। तो अगर एडवांटेजेज ऑफ FFB की बात करें इस व्हीकल की, तो इसमें आपका ऑप्शन प्रदान किया जा सकेगा फॉर यूजिंग द बायोफ्यूल्स जो बेटर होते हैं पेट्रोल से। एंड कहीं ना कहीं बेटर तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ इट कैन एक्ट एज ए इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट बिकॉज इथेनॉल तो हमारे देश में भी प्रोड्यूस हो जाता है। इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए सोर्सेस आपके क्या हो सकते हैं, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू हो सकते हैं और भी बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, है ना। आपने 2G इथेनॉल 3G इथेनॉल का नाम सुना होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं ये बेटर देन पेट्रोल होते ही होते हैं, साथ ही साथ ये हमारे इंपोर्ट बिल को भी कम कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी और साथ ही साथ पॉल्यूशन फ्री भी एंड इंडिजीनियस। एंड इट आल्सो हेल्प्स इन एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ सरप्लस फूड ग्रेन। बिल्कुल सही है ना। तो ये जो सरप्लस फूड ग्रेन्स होते हैं जो बर्बाद हो जाते हैं, जो सड़ गल जाते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम इथेनॉल मेकिंग के लिए कर सकते हैं। और इथेनॉल मेकिंग से हम क्या करेंगे, इथेनॉल ब्लेंडिंग कर देंगे गैसोलीन में, है ना। तो दोनों तरफ से फायदे हो जाएंगे, साथ ही साथ रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन ऑयल इंपोर्ट्स एज वेल। बट चैलेंजेस भी है। चैलेंजेस ये हैं कि जो ऑटो कंपनी होंगे यानी कि ऑटोमोबाइल कंपनी जो गाड़ियां बनाती है, अब भाई साहब इनको ऐसे व्हीकल्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, है ना, और उसके लिए तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ये बात है, तो पैसे की जरूरत होगी, है ना, फॉर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स फॉर मास प्रोडक्शन। एंड इथेनॉल कैन आल्सो कॉज कोरोजन एंड डैमेज टू द इंजन। तो ये भी एक नेगेटिव बात हो गई कि अगर ज़्यादा इथेनॉल ब्लेंडिंग करी जाएंगी, यानी कि लेट्स से कि 20% से शेयर बढ़ाकर 30% 40% कर दिया जाएगा, तो ये जो है कोरोजन कॉज कर सकती है, इंजन को भी डैमेज कर सकती है। तो ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसके कारण भी कॉस्ट ऑफ द व्हीकल बढ़ सकती है। एंड इथेनॉल इज आल्सो नॉट एज इकोनॉमिकल एज गैसोलीन बिकॉज इट डज नॉट प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी। याद रखना, अगर प्लेन से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपका इथेनॉल है वो सेम एफिशिएंसी गैसोलीन की तरह प्रोवाइड करता है क्या, नहीं करता है ना। बट और भी इसके अदर बेनिफिट्स है, दैट वाई इसकी ब्लेंडिंग करी जाती है। सो आपको पता होना चाहिए फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स क्या होंगे प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, और इसके एडवांटेजेस क्या होंगे और चैलेंजेस क्या है आगे, क्योंकि ये अभी इमर्जिंग टॉपिक है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी भी है, तो चैलेंजेस आगे तो है ही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एक्सेस इरिगेशन ओवर नदर्न इंडिया शिफ्टिंग मॉनसून्स टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट रिस्किंग एग्रीकल्चर। तो बेसिकली रिसेंट स्टडी करी गई है और इसी स्टडी में ये पाया गया है कि ये जो नॉर्दर्न इंडिया जो कि फेमस है फॉर एक्सेस इरिगेशन, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो रहा है कि जो आपके मॉनसून है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, यानी कि वेस्टर्न यूपी राजस्थान वाले रीजन की तरफ। और इसके कारण क्या होगा कि जहाँ पर मॉनसून अभी आती है मौजूद है, भविष्य में वहाँ पर नहीं आएंगी। तो ये भी आपको पता है कि जो ईस्टर्न रीजन है वो मॉनसून पर ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो इसके कारण क्या होगी, एग्रीकल्चर प्रभावित होगी। तो ये बातें कही जा रही है। तो ये जो रिसेंट स्टडी करी गई है इसमें ये दिखाया गया है कि जो मॉनसून प्रेसिपिटेशन है वो सेंसिटिव है टू द चॉइस ऑफ इरिगेशन प्रैक्टिसेस इन साउथ एशिया एंड वन ऑफ द मोस्ट हैवली इरिगेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। आपको ही पता है ना, साउथ एशिया में तो इंडिया आ ही जाता है, साथ ही साथ पाकिस्तान है, आपके श्रीलंका है ना। तो चूंकि यहाँ पर मानसून आपके रेगुलर वे में आते रहते हैं ईयरली बेसिस पे, दैट्स वाई यहाँ पर इरिगेशन की डिपेंडेंसी ज़्यादा है ना। और इस डिपेंडेंसी के कारण एक नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है जो कि अभी हमने बताया। तो देख सकते हो जो एक्सेस इरिगेशन की जा रही है और उसके कारण हो क्या रहा है, ग्राउंड वाटर काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रही है, ओवर एक्सप्लॉइट हो रही है। उसके कारण इवेपोट्रांसपिरेशन, इवेपोट्रांसपिरेशन का मतलब क्या हुआ कि इवेपोरेशन फ्रॉम द लैंड सरफेस तो हो ही रहा है, वाटर इवेपोरेट हो रहे हैं फ्रॉम द लैंड सरफेस बिकॉज एक्सेस इरिगेशन, आपके वाटर सरफेस पर पानी मौजूद होते हैं, तो इसके कारण आपका इवेपोरेशन हो रहा है। उसके अलावा जो आपका प्लांट्स में वाटर मौजूद होते हैं उसका जब वाटर लॉस होता है ड्यू टू इवेपोरेशन तो उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं, और दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को इवेपोट्रांसपिरेशन कहते हैं ना। तो इवेपोट्रांसपिरेशन इज द सम ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम द लैंड सरफेस प्लस ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द प्लांट। एंड ये एक्सेस इरिगेशन कहीं ना कहीं जो नॉर्दर्न इंडिया में प्रैक्टिस करी जाती है वो सितंबर मॉनसून
रेनफॉल को नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट की तरफ शिफ्ट कर रही है और इसके कारण वाइड स्प्रेड वेदर एक्सट्रीम्स सेंट्रल इंडिया के ऊपर देखा जा रहा है। एंड ये जो हाइड्रोक्लाइमेटिक हजार्ड क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं एक तो ये क्लाइमेटिक हजार्ड है बिकॉज मानसून शिफ्ट हो रहा है, दूसरा इंपॉर्टेंट बात इट विल लीड टू द वाटर क्राइसिस, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है हाइड्रोक्लाइमेटिक हजार्ड। तो ये जो आपका हाइड्रोक्लाइमेटिक हजार्ड है रिलेटेड टू द प्रेसिपिटेशन एक्सट्रीम, ये इंक्रीज कर रही है क्रॉप रिस्क को, क्रॉप बर्बाद हो सकती है, पानी ही नहीं पड़ेगा तो फिर क्रॉप रिस्क तो बढ़ेंगे ना। और क्रॉप रिस्क के बढ़ने के और भी कुछ कारण है। फॉर एग्जांपल जो फार्मर्स की संख्या एग्रीकल्चर सेक्टर में घटती जा रही है तो इसके कारण भी क्रॉप रिस्क बढ़ रहा है। साथ ही साथ जो आपका क्रॉप ग्रोइंग सेशन के लिए मिनिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो भी बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं सिंपली कहा जाए तो राइजिंग टेम्परेचर का इम्पैक्ट क्रॉप रिस्क पर देखने को मिल रहा है। एंड ये जो स्टडी आई है इट कैन हेल्प टू प्लान द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। फॉर एग्जांपल अगर ये पता चल गया है कि इरिगेशन या एक्सेस इरिगेशन के कारण आपका मॉनसून शिफ्ट हो रहा है तो ऐसे में हम प्रैक्टिकल स्टेप्स ले सकते हैं सो दैट हम लोग इरिगेशन के ऊपर जो ओवर डिपेंडेंसी और ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर कर रहे हैं उसको कम किया जाए या फिर उसके लिए अलग या अनोखा प्लान लाया जाए। तो डेफिनेटली स्टडी कैन हेल्प प्लान एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड विल डायरेक्टली बेनिफिट द नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर, है ना। क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर को ऐसा बना दो जो क्लाइमेट रेजिलेंट हो, कि डिस्पाइट कि क्लाइमेट चेंज हो रहा हो हमारा एग्रीकल्चर पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये जो आपका निकरा है दैट इज योर नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर, ये प्रोजेक्ट है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का। और इसके तहत क्या होगा कि इंडियन एग्रीकल्चर को ऐसा बना दिया जाएगा जिसके तहत उसे यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को रिजिलेंस एज वेल एज मजबूत बना दिया जाए कि वो क्लाइमेट चेंज से आसानी से निपट सके, या फिर क्लाइमेट चेंज जैसे इवेंट अगर हो भी तो फिर एग्रीकल्चर पर, इंडियन एग्रीकल्चर पर कोई प्रभाव ना पड़े, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी के कारण भी इंडियन एग्रीकल्चर पर कोई प्रभाव ना पड़े। और ये कैसे होगा, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल ऐसे क्रॉप तैयार कर दिए जाए जो आपके टेम्परेचर रेसिस्टेंस है, वाटर कम यूज करता हो, तो ये सब कुछ टेक्नोलॉजी हो गए, है ना। एंड इट क्रिटिकली असेसेस द डिफरेंट क्रॉप्स या जोन्स इन द कंट्री फॉर वल्नरेबिलिटी टू द क्लाइमेट स्ट्रेसेस एंड एक्सट्रीम इवेंट, इन पार्टिकुलर आपके जो इंटर सीजनल वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल है। तो ये हमने डिस्कस किया आपका एक्सेस इरिगेशन का इम्पैक्ट जो नॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिल रहा है, काउजिंग द शिफ्टिंग मानसून टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट एंड व्हिच इज रिस्किंग द एग्रीकल्चर। So let's move to the next article. Ministry of Ayush launched 5 portals on Ayush sector. इसे डिटेल से डिस्कस करना है हमें और इन पोर्टल के बेसिक्स के बारे में जानना है कि ये पोर्टल क्या क्या फीचर्स लेकर आई है, क्योंकि आजकल यूपीएससी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एप्स के बारे में पूछ रही है, पोर्टल्स के बारे में पूछ रही है, तो थोड़ा सा ध्यान हमें रखना चाहिए। हाउएवर ओवर डिपेंडेंसी नहीं करनी है कि एकदम 50-100 पोर्टल्स के नाम याद रख लिए, ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट जो आपने टेस्ट सीरीज में सॉल्व किए होंगे उतना ही इनफ है, या फिर जो ऐसे न्यूज में आते हैं उतना ही इनफ है। हर एक पोर्टल पर आपको नोट डाउन नहीं करना है, ऐसे में तो आपका जो कोर फोकस होना चाहिए स्टैटिक सब्जेक्ट पर वो घट जाएगा। सो लिमिटेड वे में आपको स्टडी करना है, जो इंपॉर्टेंट है वो स्टडी करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर बात करें इस पोर्टल्स के ऑब्जेक्टिव की, तो बेसिकली जो आयुष का रोल है उसको मैक्सिमाइज करना है इंडियन डिजिटल हेल्थ मिशन में। साथ ही साथ रिपोजिटरी ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम क्रिएट करना है जो कहीं ना कहीं नेशनल हेरिटेज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस को कंजर्व करेगा। बिकॉज ये ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम का मतलब आप जानते हो क्या होता है। सिंपली जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपको कुछ दिक्कतें आई, आपको हेल्थ रिलेटेड दिक्कतें आई, तो आपने सुना होगा कि जो आपके घर में बूढ़े व्यक्ति है, चाहे वो दादी माँ हो या फिर दादा हो, तो वो कुछ नुस्खे बताते हैं। तो ये सब ट्रेडिशनल नॉलेज के अंतर्गत आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ट्राइब्स है, तो ट्राइब्स तो उनको एक्टिव मेडिसिन की जानकारी नहीं होती है, तो जब भी उनको कोई बीमारी आती है तो वो ट्रेडिशनल नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं और उससे वो रिकवर हो जाते हैं। तो इन्हीं सब नॉलेज की जानकारी जब एक जगह पर इकट्ठा कर दी जाएगी तो उसे हम ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम के कैटेगरी में डाल देंगे और इनको कंजर्व करना जरूरी है
सो दैट ये बाद में भी काम आ सके, अगर कोई हेल्थ इश्यूज रिलेटेड दिक्कतें आती है तो उससे डील किया जा सके, है ना, क्योंकि इससे कॉस्ट भी कम होता है और जो आपका डिपेंडेंसी है आपके केमिकल्स या एंटीबायोटिक्स के ऊपर वो भी कम होती है, क्योंकि ये सब जो नुस्खे बताए जाते हैं वो नेचुरल होते हैं। तो बस दिक्कत ये होती है कि इनको साइंटिफिक बेसिस पर प्रूव करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आयुर्वेदा को देख लो, आयुर्वेदा में ऐसे बहुत सारे इलाज होते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें ओवरव्यू एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द पोर्टल जो लॉन्च करी गई है, पहला तो है आपका आयुर्वेदा डाटा सेट ऑन क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, CTRI जिसको कहते हैं, है ना। तो CTRI इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर WHO's इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म एंड बेसिकली ये जो क्रिएशन किया गया है आयुर्वेदा डाटा सेट का इन द CTRI, इट विल फैसिलिटेट वर्ल्ड वाइड विजिबिलिटी, है ना। तो विश्व देख सकते हैं आयुर्वेदा बेस्ड क्लिनिकल ट्रायल को और उस पर एनालिसिस एंड रिसर्च करके जो भी आपके इफेक्टिव ट्रीटमेंट है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो आपका दूसरा पोर्टल बेसिकली वी हैव द CCRA, दैट इज योर रिसर्च मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल, एंड ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन आयुर्वेदा बेस्ड स्टडी। एंड वी हैव द ई-मेधा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल हेरिटेज एसेसन पोर्टल, और ये आपका ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस होगा जिसमें आपके मोर देन 12,000 इंडियन मेडिकल हेरिटेज बुक्स अपलोड किए जाएंगे वाया NIC's ई-ग्रंथालय प्लेटफॉर्म। एंड वी हैव द अमर पोर्टल, अमर स्टैंड्स फॉर आयुष मैन्यूस्क्रिप्ट एडवांस रिपोजिटरी, एंड इसके तहत हुआ ये है कि जो पोर्टल है इसने कहीं ना कहीं उन रेयर एंड हार्ड टू फाइंड मैन्यूस्क्रिप्ट एंड कैटलॉग को डिजिटाइज्ड वे में कन्वर्ट करके इसको पोर्टल पर डाला गया है। और ये आपके जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, कैटलॉग्स है, डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किए गए हैं, फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी या फिर इंडिविजुअल कलेक्शन अक्रॉस इंडिया और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड वी हैव द SHAI शोकेज ऑफ आयुर्वेदा हिस्टोरिकल इम्प्रिंट पोर्टल, एंड ये शोकेज करता है इंस्क्रिप्शन, आर्कियो, बोटेनिकल इंफॉर्मेशन, स्कल्पचर, फियोलॉजिकल सोर्सेज एंड एडवांस आर्कियो जेनेटिक स्टडीज। तो ये हमने डिस्कस किया। और आयुष के अंतर्गत आपको पता है आयुष का मतलब क्या होता है, A फॉर आयुर्वेदा एंड इट इज अ वे ऑफ लाइफ फॉर कंप्लीट पॉजिटिव हेल्थ एंड स्पिरिचुअल अटेनमेंट। Y फॉर योगा, इसमें क्या होता है, इट ब्रिंग्स हार्मोनी बिटवीन माइंड एंड बॉडी। तो बॉडी तो आपका चलो कोई डिजीज हुआ रिकवर हो गई, माइंड की स्टेबिलिटी भी आज के समय में बहुत ही जरूरी है और इसलिए योगा को प्रमोट किया जाता है। वी हैव द इंटरनेशनल योगा डे एज वेल, है ना। एंड वी हैव द नेचुरोपैथी आयुष नेचुरोपैथी, जिसमें आपका ह्यूमन बॉडी इज कैपेबल ऑफ सेल्फ हीलिंग, है ना। नेचुरोपैथी मतलब क्या हुआ कि अगर कोई इश्यू आई आपके बॉडी में तो ऐसा आपने कई बार देखा होगा कि ऑटोमेटिक हीलिंग हमारी बॉडी कर लेती है। एंड यू स्टैंड्स फॉर यूनानी एंड इट इज प्राइम इंपॉर्टेंस टू डाइट एंड स्टेट ऑफ डाइजेशन इन ए पर्सन इन बोथ हेल्थ एंड इश्यू। एंड वी हैव द सिद्धा, सिद्धा स्टैंड्स फॉर हेल्दी सोल कैन ओनली बी डेवलप थ्रू अ हेल्दी बॉडी। तो इनके कहने का मतलब ये हुआ कि भाई साहब अगर आपको हेल्दी सोल चाहिए, हेल्दी माइंड चाहिए, तो इट कैन ओनली बी डेवलप्ड व्हेन यू हैव द हेल्दी बॉडी। एंड अगर बात करें होम्योपैथी यानी कि H स्टैंड फॉर होम्योपैथी, इसके तहत नेचुरल डिजीज अगर काज करते हैं तो उसको ट्रीट किए जा सकते हैं विद द सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस इफेक्ट्स सिमिलर टू द सफरिंग। तो ये आपका होम्योपैथी हो जाती है। तो ये हमने बेसिक डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। गवर्नमेंट टू सेट अप 10,000 न्यू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द कंट्री। तो आप देख सकते हो काफी पॉजिटिव न्यूज, 10,000 नए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए जाएंगे पूरे देश भर में। तो अगर हम बात करें FPO की बेसिक की, तो ये आपका प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का एक टाइप है जहां पर जो मेंबर्स होते हैं वो फार्मर्स होते हैं ना। तो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ही है एक प्रकार से, बट यहाँ पर खास बात क्या है कि जो मेंबर होंगे इस ऑर्गेनाइजेशन में फार्मर होंगे। और ये जो आपके प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है ये लीगल एंटिटी होती है और इसे बनाई जाती है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के द्वारा। इसमें आपके फार्मर्स हो सकते हैं या फिर मिल्क प्रोड्यूसर, फॉर एग्जांपल मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फिशरमैन प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसे कंपोनेंट बन सकते हैं इसके अंदर, है ना। बिकॉज इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें जो भी आपके सेक्टर्स आएंगे उसके नाम पर ही आपका ऑर्गेनाइजेशन बैठ जाएगा। बेनिफिट क्या होंगे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के, तो बेसिकली जब फार्मर्स एज ए कम्युनिटी एज एन ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल इन द वे ऑफ FPOs, तो बेटर इनकम मिल सकते हैं प्रोड्यूसर्स को, एज वेल एज कैन लियाजन विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स फॉर कन्वर्जेंस ऑफ प्रोग्राम एंड बार्गेनिंग पावर इनकी बढ़ जाती है, बेटर एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज एज वेल। एंड Feb 2021 में गवर्नमेंट ने तो बेसिकली सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी लेकर आया था फॉर फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 FPOs इन इंडिया। एंड इस स्कीम के तहत बेसिकली कहा जाता है कि 10,000 FPOs
आने वाले 5 साल में बनाए जाएंगे, प्रमोट किए जाएंगे कि एफपीओज बनाए जाए अप्रोक्स 10,000 फ्रॉम द पीरियड 2019-20 टू 2023 टू 24। तो ये जो आपका 5 साल का पीरियड है, इसमें 10,000 एफपीओज बनाने का ऑब्जेक्टिव सरकार ने रखा था टू इंश्योर इकोनॉमी ऑफ स्केल फॉर द फार्मर्स। एंड जो आपके फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ एफपीओज हैं वो कैसे किए जाएंगे, तो वी विल हैविंग द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जैसे स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम जो आपका इनाम प्रोजेक्ट को भी इम्प्लीमेंट करती है, एंड वी हैव द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एज वेल। और ये जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होंगी ये आपका क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी इंगेज होंगी, सो दैट प्रोफेशनल हैंड होल्डिंग फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग हो गया है ना, ये सब प्रोवाइड कर सके टू ईच एफपीओज फॉर 5 years। एंड ड्यूरिंग 2020-21 अप्रोक्स 2200 एफपीओज प्रोड्यूस क्लस्टर्स एलोकेट किए गए हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ एफपीओज, जिसमें आपके स्पेशलाइज्ड एफपीओ प्रोड्यूसर क्लस्टर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल 100 एफपीओज ऑर्गेनिक के लिए, 100 एफपीओज ऑयल के लिए, है ना, तो ये सब एफपीओज के ही कैटेगरी में आ जाती है। सो एफपीओज के बेसिक्स के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इंडिया टू बी सेकेंड लार्जेस्ट ड्राइवर ऑफ गैस डिमांड इन एशिया, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना है ना। तो देख सकते हो इंडिया एनुअल गैस कंजम्पशन इंक्रीज कर सकती है बाय 25 बिलियन क्यूबिक मीटर ड्यूरिंग 2020 से 2024, और इसमें आपका जो 2/3 ऑफ दिस डिमांड ये तो आपका कैसे आ रहा है, प्राइमरली फ्रॉम सब्सटीट्यूशन ऑफ लिक्विड फ्यूल्स टू गैस, है ना। तो जो लिक्विड फ्यूल्स हैं जो अभी डिमांड में है उसका सब्सटीट्यूशन अब गैस की तरफ हो रहा है। आपको ही पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गैस बेस्ड इकोनॉमी को ज़्यादा पुश कर रही है, और गवर्नमेंट का खुद का एम है कि नेचुरल गैस के शेयर को भारत के एनर्जी बास्केट में जो अभी करंटली 6% है उसको बढ़ाकर 15% कर दिया जाए बाय 2030। और अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ गैस बेस्ड इकोनॉमी, तो पहला तो ये कि इकोनॉमिक एडवांटेज कैसे, जो सीएनजी होती है आपका अप्रोक्स 60% चीपर होती है देन द गैसोलीन एंड 45% चीपर होती है देन द डीजल। गैसोलीन मतलब पेट्रोल, तो ये एक इकोनॉमिक एडवांटेज है। दूसरा है आपका एनवायरनमेंट फ्रेंडली, क्यों, बिकॉज लो इमिशन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन कमिटमेंट फॉर एग्जांपल हमने जो पेरिस क्लाइमेट चेंज में किया उन सबको भी फुलफिल करता है। एंड मेजर्स टेकन की अगर हम बात करें तो वी हैव द नेचुरल गैस मार्केटिंग रिफॉर्म, ये अनाउंस करी गई है सो दैट जो आपके डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सके एंड यूनिफॉर्मिटी लाया जा सके इन द मार्केट प्राइस डिस्कवरी ऑफ गैस। एंड वी हैव द प्लान्ड $60 billion इन्वेस्टमेंट फॉर क्रिएटिंग गैस इंफ्रास्ट्रक्चर टिल 2024, जिसमें आपका पाइपलाइंस एंड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स को भी स्टैब्लिश करने की बात है। एंड कनेक्टेड ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट विथ गैस ग्रिड, कैसे, तो वी हैव द प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट एंड नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट। एंड बेसिकली वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज टू ओपन 10,000 CNG रिटेल आउटलेट्स, अभी फिलहाल तो 2,500 है, इन द नेक्स्ट 5 years across the country. So we have discussed this, and let's move to the shorter news. Section 66A of the ITF. तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से शॉक एक्सप्रेस किया है द पुलिस स्टिल रजिस्टरिंग केसेस अंडर द सेक्शन 66A। तो हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 66A के बारे में। तो आपको ही पता है ना, मार्च 2015 में सेक्शन 66A को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और जिस केस में स्ट्राइक डाउन किया गया था उसका नाम है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। लेकिन फिर भी पुलिस केसेस रजिस्टर कर रही है अंडर 66A। दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट को जब ये पता चला तो उन्होंने शॉक एक्सप्रेस किया। तो बेसिकली सेक्शन 66A क्रिमिनलाइज्ड सेंडिंग ऑफ ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कंप्यूटर और अदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस, यानी कि जो सेक्शन 66A था कहीं ना कहीं ये क्या करता था कि अगर ऑफेंसिव मैसेजेस भेजे गए कंप्यूटर या फिर अदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन, है ना, तो इसे आपका क्रिमिनलाइज करार दिया जाता था, है ना। तो इसका मतलब जेल भी हो सकती थी। और ऐसी यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था व्हेन ऐसी वाज डीलिंग विद दिस इशू कि जो सेक्शन 66A है आर्बिट्रेरली एक्सेसिबली एंड डिसप्रोपोर्शनलिटी इन्वेड्स या अटैक्स द राइट ऑफ फ्री स्पीच एंड कहीं ना कहीं अपसेट द बैलेंस बिटवीन सच राइट एंड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दैट मे बी इम्पोज्ड ऑन सच राइट, है ना। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए वो ठीक है, बट क्रिमिनलाइज करना इज नॉट ए गुड, इट कहीं ना कहीं अटैक्स राइट ऑफ फ्री स्पीच। दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था।
तो ये याद रखना है, सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट, याद रखना IT एक्ट का है। नाउ द सेकेंड इज केस टू होल्ड अनड्यूली लेजिस्लेटर्स अकाउंटेबल। तो बेसिकली एक केस जिसमें आपका सुप्रीम कोर्ट एग्री करते हैं कि वो एग्जामिन करेंगी लायबिलिटी ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। लायबिलिटी ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, पीपल रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो आपके MLAs MPs हो गए वो, है ना। तो वो एग्जामिन करेंगे लायबिलिटी ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव अंडर द प्रिवेंशन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टीज एक्ट 1984, PDPP एक्ट 1984। तो बेसिकली ये जो आपका PDPP एक्ट है ये पनिश करता है किसी को भी जो मिसचीफ कमिट करते हैं बाय डूइंग एन एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पब्लिक प्रॉपर्टी, है ना। तो अगर किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर कोई ऐसा एक्ट करते हैं जो कहीं ना कहीं गलत है, मिसचीफ है, तो उसे पनिश किया जाएगा। एंड ऑब्जर्वेशन वाज मेड ड्यूरिंग द अपील फॉर विथड्रॉइंग केस अगेंस्ट सम MLAs फॉर द रिकस एंड वेंडलिज्म काउज्ड इन द केरला लेजिस्लेटिव असेंबली 2015, इसलिए आपका PDPP एक्ट हाईलाइट हुआ था। However, Articles 105 Clause 3 and 194 Clause 3 of the Constitution confer certain privileges and immunities to the members of the Parliament and state legislature. Now we have the next news: Open Network for Digital Commerce. So basically, Department for Promotion in Industry and Internal Trade, that is your DPIIT, इन्होंने 9-member panel सेटअप किए हैं to suggest measures to design an ONDC. And ONDC की अगर बात करें यानी Open Network for Digital Commerce, it aims to promote open network डेवलप्ड ऑन ओपन सोर्स मेथोडोलॉजी। कैसे? जिसमें आपका ओपन स्पेसिफिकेशंस होंगे, ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होंगे विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म। एंड करंटली जो आपके डिफरेंट ई मार्केट प्लेसेस हैं इनके डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स हैं, है ना, विच एट टाइम्स मेक इट डिफिकल्ट फॉर स्मॉल ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स टू अडॉप्ट। दैट्स व्हाई ONDC is expected to digitize the entire value chain, standardize the operation, promote inclusion of suppliers, derive efficiencies in logistics and enhance the value for the consumer. And we have the Ghana to issue Africa's first social bond. याद रखना, है ना, पूरे अफ्रीका में घाना जो आपका कंट्री है वो पहला सोशल बॉन्ड इश्यू करेगा। तो घाना इज प्लानिंग टू इश्यू सोशल बॉन्ड, इसी को सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड भी कहा जाता है, अप टू $2 बिलियन का। एंड इसके बाद जो आपका घाना है वो फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री बन जाएगा जिसके तहत वो इस बॉन्ड को सेल करेंगे टू फंड इट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। तो जो पैसे आएंगे बॉन्ड को मार्केट में डालने के बाद तो उस पैसे से डेवलपमेंट प्रोग्राम से प्रमोट किया जाएगा। तो अगर हम बात करें सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड की, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं पब्लिक सेक्टर या गवर्निंग अथॉरिटी के साथ जहां पर ये पे करते हैं फॉर बेटर सोशल आउटकम्स इन सर्टेन एरिया, और जो सेविंग्स अचीव करी जाएंगी, है ना, उसके कुछ हिस्से इन्वेस्टर्स को दे दिए जाएंगे, है ना, इन्वेस्टर यानी कि जो इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे। एंड याद रखना है SIB इज नॉट ए बॉन्ड, याद रखना है, बिकॉज रीपेमेंट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो डिपेंड करता है कि आपका जो सोशल आउटकम डिजायर करी गई थी वो अचीव हुई है या नहीं हुई है ना। तो इसका मतलब ये आपका ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए कन्वेंशनल बॉन्ड जो हम लोग सुनते हैं, है ना, बिकॉज रीपेमेंट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिपेंड अपॉन द अचीवमेंट of the desired social outcome, and if objectives are not achieved, investors received neither a return nor a repayment of principal। ये इंपॉर्टेंट है सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के बारे में, इसलिए इसको पे फॉर सक्सेस कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज जब तक ये जो कॉन्ट्रैक्ट है सक्सेस नहीं होंगे, अचीव नहीं होंगे मिशन, तब तक पे नहीं हो पाएगा। एंड वी हैव द कोविन, दैट इज योर कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव as India offered CoWIN platform as a digital public good to the world to combat COVID-19। एंड इसमें आप देख सकते हो मोर देन 50 कंट्रीज ने इंटरेस्ट शो किया है कोविन प्लेटफॉर्म के ऊपर। एंड ये कंट्रीज में आपके कनाडा, मैक्सिको, नाइजीरिया ये सब आ जाते हैं। तो कोविन आपने नाम भी सुना होगा, इसको एक्सेस भी किया होगा। ये वेबसाइट है क्रिएट की गई थी कि जो आपके यूजर्स है उनको मौका दिया जा सके कि वो वैक्सीन स्लॉट बुक करेंगे, साथ ही साथ ट्रैक रखा जा सके ओवरऑल वैक्सीनेशन ड्राइव के ऊपर इन द कंट्री एंड डाउनलोड द कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेशन। एंड ये ओपन सोर्स कोड इसको कर दिया है, यानी कि यहाँ पर आपका जो गवर्नमेंट है वुड नॉट अटैच एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स टू इट। दैट्स व्हाई ओपन सोर्स कोड का मतलब ये हुआ इट इज ओपन एंड इट कैन बी वेरीफाइड बाय एनीवन। एंड वी हैव द होप मिशन जो आपका UAE का है, इन्होंने फर्स्ट इमेज ऑफ मार्स ऑरोरा रिलीज किया है। तो ये जो आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स होप मार्स मिशन है, इसको डिजाइन करा गया था टू स्टडी द मार्स एटमॉस्फेयर अक्रॉस ऑल इट्स लेयर
and at a global scale throughout the course of the year. And first image shows aurora on the Mars. Aurora आपको ही पता है क्या होता है, एंड इसमें होते बेसिकली ये एक प्रकार से चमकदार लाइटनिंग देखने को मिलती है एट द पोल्स ऑफ द प्लैनेट, और नाइट टाइम में देखने को मिलता है, अनलाइक ऑरोराज ऑन अर्थ विच आर सीन ओनली नियर नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, है ना। तो ये याद रखना है, ये जो ऑरोरा ऑन मार्स देखने को मिली है ये ऑल अराउंड द प्लैनेट मार्स देखने को मिलते हैं, लेकिन अर्थ में ऑरोरा इवेंट आपका ओवरऑल पोल्स पर ही रेस्ट्रिक्टेड होता है। नॉर्थ पोल में जो ऑरोरा इवेंट होता है उसको ऑरोरा बोरियोलिस कहते हैं, साउथ पोल में जो होता है उसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। एंड ऑरोराज आर काउज्ड व्हेन चार्ज पार्टिकल्स इजेक्टेड फ्रॉम सन सरफेस, जिसको सोलर विंड कहते हैं, इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर। एंड वी हैव द सुनामी इन स्पेस। तो बेसिकली सुनामी इन स्पेस क्या हो गई भाई साहब, इसको देखते हैं। तो रिसेंटली नासा यूज्ड सिमुलेशंस टू शो दैट deep in space gas escaping the gravitational pull of a supermassive black hole may form tsunami like structure, and basically waves are formed at a relatively cool atmosphere that exists at a distance where the supermassive black hole loses its grip on the surrounding matter. And black hole is a space, it's a place in the space जहाँ पर gravity pull is so much that even light cannot get out. And there are 4 type of black hole, याद रखना आपको, stellar, intermediate, supermassive and miniature, याद रखना है ना। तो stellar, intermediate, supermassive और miniature, तो ये हमने डिस्कस किया एंड होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।